तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पर डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर जो 2020 के अंदर वैकेंसी हुई उसकी डिटेल्स को कंपैरिजन करते हुए हम 2023 के लिए थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंदर हम देखेंगे पोस्ट कितनी थी 2020 के अंदर, 23 के अंदर कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या रही थी, सैलरी क्या रहती है, कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या रहता है, और सेट के बाद आपको इसकी तैयारी करनी है। जिन जिन स्टूडेंट का सेट क्लियर नहीं हो रहा उनको नेट की तैयारी करनी है। आप देखोगे कि सिलेबस में सिमिलरिटी मिलेगी आपको, यहाँ पे फुल प्रोसेस के थ्रू हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन स्टूडेंट का सेट क्लियर नहीं हो रहा है वो नेट की तैयारी कर सकते हैं। नेट आपका इंटरव्यू जब तक होगा उससे पहले पहले आपको नेट क्लियर करना है, तो जो कि आसानी से आप लोग कर सकते हो। सिलेबस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वही आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर पढ़ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पढ़ना है, नेट के अंदर पढ़ना है। लेकिन नेट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ऑल इंडिया के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, जब हम इस बार की बात करते हैं तो कॉलेज शिक्षा के अंदर सहायक आचार्यों की जो वैकेंसी है वो 1952 वैकेंसीज है। ठीक है। अगर हम देखें कि मैं हिस्ट्री को लेकर थोड़ा सा रेफरेंस ले रहा हूँ एक सब्जेक्ट का, ताकि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो है आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को हमें नेक्स्ट टाइम लेना है, तो उसके ऊपर देंगे बात करेंगे। फिर अभी जो है कॉमन जो चीज़ें रहेगी वो सबके लिए सिमिलर रहेगी। जैसे मैं सिलेबस की बात करूंगा तो हिस्ट्री की बात करूंगा, कट ऑफ की बात करूंगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है सभी के लिए रहेगी। जैसे हिस्ट्री की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 177 जो है पोस्ट थी, 177 पोस्ट थी। अब की बार आ सकती है, 1952 के अंदर 177 है। जब हम लास्ट टाइम की बात करते हैं, और लास्ट टाइम आपको पता है 18/12/2020 को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। ठीक है। सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम इसके अंदर देखें कि कितनी पोस्ट थी, तो आप देखोगे हिस्ट्री की जो पोस्ट है वो टोटल ही 50 पोस्ट थी। ठीक है, टोटल ही 50 पोस्ट थी। ये आप इसका जो है देख सकते हो, तो काफ़ी कम पोस्ट है, अब की बार गुना 3 पोस्ट है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हमें पोस्ट का पता चल गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो हमारे पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन में लगभग 45% होना चाहिए, और जो कैटेगरी है उनको 40% चाहिए। तो इतना तो होता ही है जो कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करेगा ना। आपको एटलीस्ट मास्टर डिग्री के अंदर कितनी होनी चाहिए, 55% होनी चाहिए। और जो बाकी है उनको 5% की छूट मिल जाएगी, वो मैं बार बार नहीं बोलूँगा। जैसे अनुसूचित जाति है यानी SC ST, और जो OBC है जो कि नॉन क्रीमिलियर NCL। ठीक है। और जो आपके MBC है, अति पिछड़ा वर्ग जिसको हम बोलते हैं, उनको भी NCL के अंदर 5% की छूट है, यानी वो उनके 50% होंगे तो भी चलेगा, है ना। बाकी तो नेट की एलिजिबिलिटी है तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो एक चीज़ मैंने बता दी, गुड एकेडमिक मास्टर डिग्री के अंदर आपके पास कितने स्कोर होने चाहिए वो हमने बात करी। दूसरा आपके पास जो है कि या तो आपको यूजीसी द्वारा कंडक्ट नेट, यूजीसी कंडक्ट करवाता है, CSIR जो है साइंस वालों के लिए नेट कंडक्ट करवाता है, वो क्लियर होना चाहिए, या फिर जो आपके स्टेट के स्लैट या सेट है वो क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात, जो स्टूडेंट PhD डिग्री हासिल कर चुके हैं रेगुलेशन 2009 के नियम्स के, तो उनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है इन नेट और स्लैट और सेट के लिए, है ना, जिन्होंने PhD कर ली। चौथा जो है, जिन सब्जेक्ट के अंदर नेट स्लेट और सेट नहीं काम करते उनके लिए भी एग्जेप्शन है कि वो नेट क्लियर हो चाहे नहीं हो उसका चलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कि जिन स्टूडेंट ने जो एग्जामेशन मिलेगा पीएचडी वालों को, उनको अभ्यर्थी को केवल नियमित यानी रेगुलर पीएचडी प्रदान कर उनकी होनी चाहिए, और कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध जो प्रबंध होता है उसका मूल्यांकन किया गया हो, अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, और अभ्यर्थी ने पीएचडी शोध कार्य में 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हो, जिनमें से कम एक जो है रेफर्ड होना चाहिए जर्नल पत्रिका के अंदर। ठीक है। अभ्यर्थी ने पीएचडी शोध में 2 पेपर संगोष्ठियों सम्मेलनों में प्रस्तुत किया हो, तो ये 5 चीज़ों के अंदर फुलफिलमेंट होनी चाहिए। अगर हम लॉ की बात करें तो उसमें कम से कम आपको सेकंड डिवीजन चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको जो है वर्किंग नॉलेज का ज़रूरी होना चाहिए हिंदी के अंदर, और कल्चर का ध्यान होना चाहिए राजस्थानी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान ये है कि आप लास्ट ईयर में या फिर कैसे भी हो, आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिएगी वो साक्षात्कार की जो प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक होगी ना, उससे पहले की होनी चाहिए। ठीक है। आगे हम ग्रेड पे और पे की बात करें तो ये ध्यान रखना, 15,600 से 39,600 है, बाकी आगे मैं बता दूंगा आपको। मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है, इसमें भी आपकी छूट है। अगर हम छूट की बात करें, अच्छा देखिए, SC ST यहाँ पे मिल जाएगा वो छूट वाला, हाँ ये रहा। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे ना, उनको 5 साल की छूट है। जबकि SC ST और OBC और जो आपकी MBC है उनके लिए महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की छूट है। जबकि सामान्य वर्ग की महिला और EWS के उनको 5 वर्ष की छूट है। डाइवर्सिटी और विडो को कोई भी छूट नहीं होगी, ये पहले ही बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो ये तो अब हट गया है। अब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ गया है
तो उसके अंदर आपके 600 और 450 है कैटेगरी के हिसाब से, तो उनमें आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो ये भी आपके काम की बात नहीं रहेगी। आगे हम बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम स्कीम होती है इनकी। तो स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी स्कीम के अंदर 2 चीज़ें हैं कि रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। पहली चीज़ बात करते हैं कि पहला जो होगा ना वो कंसर्न्ड विद पोस्ट होगा, आपका सब्जेक्ट का पेपर, दूसरा भी सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये 75 75 मार्क्स का होता है, ये भी 75 मार्क्स का होता है, जबकि जनरल राजस्थान जो आता है वो 50 मार्क्स का आता है। यानी आपके 150 सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स होंगे और 50 जो है राजस्थान जीके के मार्क्स होंगे। ठीक है, इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा और कैटेगरी वाइज आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो फिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं आता। आगे हम बात करते हैं, अगर आपने सब कुछ जान लिया, भई आपने विज्ञप्ति के अंदर पोस्ट देखी, आपकी एलिजिबिलिटी देखी आपने, फिर फीस देख ली, फॉर्म फिल कर दिया, आपने सिलेबस आपने आपको पता चला कि स्कीम ऑफ सिलेबस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो आपको फिर सिलेबस का पता होना चाहिए। अब हम हिस्ट्री के सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा-सा। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखिए आपको सभी चीज़ें ही पढ़नी है। रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडिया जैसे लिटरेरी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ क्या रहे होंगे आपके, प्री प्रोटो हिस्ट्री, वैदिक एज आ गई, स्टेट फॉर्मेशन जैसे जब राइज़ हुआ महाजनपद काल, ठीक है? मौर्य एम्पायर आ गया, फिर उसके बाद जो पोस्ट मौर्यन पीरियड आया आपका, फिर अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन डिसेंट एंड साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया के अंदर रहा, इंपीरियल गुप्ताज आ गया, इकोनॉमी ड्यूरिंग जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसके अंदर इकोनॉमी कैसे रही, बैंकिंग कैसे रही, करेंसी क्या थी, हर्षवर्धन आ गया, उसके बाद राइज ऑफ रीजनल स्टेट जैसे चालुक्य, पाल, चोल्स, राष्ट्रकूट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, वेस्ट एशिया के अंदर हुआ, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर, फिर प्री मिडेवल इंडिया आ गई जो 1700 एडी से लेकर 1200 एडी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स आर्ट लिटरेचर कल्चर एंड इन जो एंसेंट इंडिया के अंदर हुआ। फिर उसके बाद मिडेवल के अंदर चलते हैं यूनिट बी के अंदर। इसमें देखिए पहले तो वही चीज़ें होगी, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है आपके पास मिडेवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है, वो चीज़ें रहेगी। उसके बाद फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन हो गया, जो दिल्ली सल्तनत थी 1206 से 1290। फिर जो टेरिटोरियल जो आपके एक्सपेंशन है सल्तनत काल का, ठीक है, प्रोविंशियल डायनेस्टीज है जैसे विजयनगर हो गया, ब्राह्मणी हो गया, जौनपुर हो गया, इनके बारे में। फिर सैयद एंड लोधीज आ गया, सोसाइटी एंड कल्चर एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, वो सारी चीज़ें। इकोनॉमी है आपकी, जो आर्ट एंड कल्चर है वो चीज़ें। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मुगल एम्पायर के अंदर भी अलग अलग जो पॉइंट्स है, औरंगजेब है, ये सारी चीज़ें आपके पास रहेगी। फिर उसके हम देखें इकोनॉमिक लाइफ आपको पढ़ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद जो मराठाओं का हुआ, एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर हुआ, फिर सोसाइटी एंड कल्चर इन मिडिवल इंडिया, यहाँ तक आपका मिडिवल इंडिया खत्म हो गया। यानी आप ये कह सकते हो कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। एंड इकोनॉमी, इसके बाद फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी हो गया, ठीक है, इसमें हिस्टोग्राफी और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट है वो आपको अलग से पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए इसमें इंडियन हिस्टोरियन सर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने में जो है एंजॉयमेंट भी देंगे इन चीज़ों को। जैसे हिस्टोग्राफी के अंदर आप पढ़ोगे तो ब्रीफ सर्वे ऑफ वॉरियस ट्रेडिशन जो हिस्टोग्राफी के अंदर है, एंसेंट मिडिवल मॉडर्न चाइनीज, ठीक है, ग्रीक रोमन है, क्रिश्चियन इस्लामिक हिस्टोरियन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद देखिए आपने पेपर पैटर्न देखा, उसके बाद देखिए ये हिंदी में सिलेबस मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूँगा, जिन स्टूडेंट को दिक्कत है, मैं हिंदी में अलग से सभी जो चैप्टर्स हैं उनकी जो पीडीएफ है, उनको प्रोवाइड करवा दूँगा आपको अलग से हिंदी के अंदर एक-एक पॉइंट को लेकर कि हमें किस पॉइंट के अंदर क्या पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस हमने देख लिया, उसके बाद आप पेपर दोगे, पेपर देने के बाद आपके पास रहेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। देखिए लास्ट टाइम जो है वैकेंसी आप लोगों ने देखी 50 ही थी और अब की बार 177 है। लेकिन 50 वैकेंसी होने के बावजूद भी आप देख सकते हो कट ऑफ 50% के आसपास यानी 55% के आसपास रही। जनरल की बात करें तो 109, वुमेन की बात करें 105, विडो की 48। देखिए विडो की बहुत ही कम जा रही है, 48 यानी 50 मानोगे ना आप लोग, तो अब की बार तो पोस्ट भी ज़्यादा है, 50 मानो तो आप ये मानिए कि 1/4 25% मार्क्स आप लेके आ रहे हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें 109 है, वुमेन की 105 है। एससी के अंदर जनरल की 109 है, वुमेन की 93 है। एसटी के अंदर जनरल की बात करें 109 है और वुमेन की 105 है। ओबीसी की बात करें जनरल की 109 है, वुमेन की 105 है। विडो की 48 है, विडो की इक्वल्स गई है, एमबीसी की आपकी 109 हो रही है। तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो लगभग जो कट ऑफ गई है वो एक समान ही गई है, वो 109.67 रही है, ठीक है। आप लोगों को बता दें 55%। और ये जो स्टूडेंट है वो 3 गुना स्टूडेंट है, आप ये भी समझ लीजिए 3 गुना स्टूडेंट। एक्स सर्विसमैन की 108 और ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करें कि जैसे आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 24 मार्क्स का है, तो उसमें आपके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, देखिए एक तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल में हैं तो वो आपको नहीं लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी के अंदर है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आय के आधार हैं उनके ऊपर राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ज़्यादातर तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का ही देखना होता है, एक पुराना होना चाहिए आपके पास, एक नया होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सक्षम जो प्राधिकारी है उनको निर्धारित रूप से इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके शिक्षण जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, उनको ही आपको लेके जाना होता है
एक आपका ओबीसी देखिए जो जाति सर्टिफिकेट लगता है वो ओबीसी जाति जो होता है ना ओबीसी एससी एसटी के लिए लगता है। एससी एसटी को एक ही बार बनता है तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो उसमें आप एफिडेविट लगा सकते हो और आपको कम से कम 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके जाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ के साथ पता चल जाती है जब भी आपका जो टीवी होता है तो वो लिस्ट जारी करते हैं। आगे हम बात करें सैलरी की। सैलरी की बात करूँगा तो लेवल 14 रहता है इसका राजस्थान पे मैट्रिक्स के अंदर पीबी 15,639,600 आपको बताया था। ठीक है? जीपी 5,400 है, पे बैंड 3 है। यहाँ पे अगर इसकी सैलरी की बात करें 39,000 तो इनका फिक्स पर मंथ रहता है। उसके बाद डायरेक्ट आपकी 56,000 हो जाती है, 56,100। लास्ट इसका जो है लगभग पौने 2 लाख रुपए के आस-पास रहता है। इसके साथ ही आपको जो बेसिक पे होता है ना उसके साथ अलाउंसेस, डीए, एचआरए भी मिलता है तो इसकी सैलरी काफ़ी हाई ग्रेड पे रहती है। आपको पता है 5400 ग्रेड पे होने का मतलब आप समझ। इसके बाद देखिए इनकी जो बेसिक पे है ना ऐसे बढ़ती है प्रोबेशन के बाद जो है ना 53,000 57,800 इसके साथ जो है आपको क्या मिलता है डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको मिलती है। तो इसकी जो सैलरी होती है ना ग्रोस लगभग 80 से 90,000 आप मान के चलिए जो बेसिक फर्स्ट ईयर का जो बेसिक पे चल लगता है। ठीक है? यहाँ पे जीपी 5400 है जबकि इसका एजीपी 6000 के आसपास होता है तो इसकी अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है? नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कौन से सब्जेक्ट में हमें जो है कट ऑफ और सिलेबस की बात करनी चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।